10 दिन राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम थे। वजह थी एसबीआई से 1213 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का बिकना। ये पैसा कहां से आया और किसने दिया, इसका कोई अता पता नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ हम आप जैसी जनता अपनी कमाई और खर्च की एक एक पाई का हिसाब सरकार को देती है, लेकिन राजनीतिक दलों ने खुद को बचाने के लिए एक साथ कई कानूनों में बदलाव किए हैं। एंड में देखिए कैसे पॉलिटिकल चंदा बना काले धन का धंधा। फंडिंग का फंडा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको इसे आसान से आसान भाषा में समझाएंगे। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को 4 तरीके से फंडिंग होती है। सीधे लोगों से, कॉर्पोरेट घरानों या कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से, पब्लिक या सरकारी फंडिंग से। इन सभी तरीकों से पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाएगा कि फंडिंग का ये काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चल रहा है: कैश, इलेक्टोरल बॉन्ड और विदेशी कंपनियों से मिलने वाला डोनेशन। एक एक कर अब इन तीनों को समझते हैं। कोई भी इंसान 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता। इससे ज्यादा की रकम डीडी, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दी जा सकती है। अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देता है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत पार्टी को डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना होता है। 20,000 से कम वाले लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई शख्स इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज्यादा का चंदा देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। अब ये मत पूछिएगा ऐसा क्यों होता है। काले धन को हजम करने के लिए, इसे समझने के लिए मिलिए कल्लू पार्टी से। एक भाई साहब ने कल्लू पार्टी को 1 लाख कैश दिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि पीआरए के कायदों के अनुसार चलें तो कल्लू पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चंदा देने वाले भाई साहब का नाम चुनाव आयोग को बताएं, लेकिन कल्लू पार्टी ऐसा नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी इस कैश चंदे को अलग अलग 2-2 हजार रुपए चंदे के रुपए में दिखाती है। इसे चंदा देने वाले भाई साहब का नाम भी नहीं बताना पड़ता और पैसे के पैसे मिल जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि देश में कल्लू पार्टी जैसी कितनी पार्टियां होंगी, उन्हें कितनी रकम मिल रही होगी और उन्होंने इस तरह कितनी रकम पचा ली होगी। बात साफ है, 2018 में कैश देकर चंदा देने की सीमा को 20,000 से घटाकर 2,000 करने से काले धन के खेल पर कोई असर नहीं पड़ा है। बस पहले पार्टियां बड़ी से बड़ी रकम को 20-20 हजार रुपए में बांटकर दिखाती थी और अब 2-2 हजार रुपए में बांटकर दिखाने लगी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दलों ने कानूनों का गलत फायदा उठाया। चंदा कहां से आया और किसने दिया, इस बात को छिपाया है और ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया। ये कैश की कहानी थी। अब कॉर्पोरेट फंडिंग पर आते हैं। ये 2 तरीकों से होती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें तो भारत में कुल 22 इलेक्टोरल ट्रस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे अमीर और सक्रिय प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती हैं और फिर ये ट्रस्ट यही पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे में देती है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट में चंदा देने वाली कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी अपने पीछे 3 सालों के नेट प्रॉफिट के औसत का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। कंपनी को अपने बही खाते में राजनीतिक चंदे को दिखाना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को दिए गए चंदे के 5 गुना तक पेनाल्टी देना होता है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा को कुल 2,400 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। इनमें देश के सबसे बड़े ट्रस्ट प्रूडेंट की ओर से भाजपा को करीब 144 करोड़ रुपए मिले थे। प्रूडेंट ट्रस्ट को मिली कुल रकम का ये पैसा करीब 85% था। देश के राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे का 5 से 8% चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिलता है, जो काफी कम है। इलेक्टोरल ट्रस्ट का हिस्सा काफी कम है। इससे मिलने वाला पैसा पारदर्शी होता है। ऐसे में इसके जरिए गड़बड़ करने की संभावना कम होती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए लागू होने वाले तीनों नियम इलेक्टोरल बॉन्ड पर लागू नहीं होते।
कोई भी व्यक्ति या कंपनी एसबीआई बैंक के चुनिंदा शाखा से इस बॉन्ड को खरीदकर 15 दिन के अंदर राजनीतिक दल को देती है। फिर बैंक में जमा होने के बाद बॉन्ड का पैसा राजनीतिक दलों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देना या लेने वाले दोनों के लिए रकम टैक्स फ्री होती है। साथ ही चंदा देने वाले शख्स का नाम गुप्त रखा जाता है। इसलिए सवाल उठते रहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता बढ़ने की बजाय और कम हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे का सोर्स पता नहीं होता। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से पहले वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आरबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा और यहीं पर पूरा खेला है। आम आदमी बेचारा दिन रात मेहनत कर अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए पाई पाई का हिसाब दे और राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मौज करे। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और आरबीआई तीनों इस बॉन्ड को गलत बता चुके हैं। लेकिन एक कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब विदेशी कंपनियों के जरिए दलों को मिलने वाली चंदे पर आते हैं। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव किए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 154, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182। एफसीआरए में बदलाव होने से एक तरफ 20,000 एनजीओ को विदेशी चंदे लेने से रोक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों से चंदा लेना राजनीतिक दलों के लिए आसान हो गया। इन कानूनों में बदलाव के बाद भारत में रजिस्टर्ड विदेशी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोई विदेशी कंपनी राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल चंदा देती है तो जांच ही नहीं होती। बीजेपी और कांग्रेस पर विदेशी चंदा लेने के आरोप में कई मामले चल रहे थे, जो कानून में बदलाव के साथ ही समाप्त हो गए। मतलब साफ है, विदेश में जमा काले धन के पैसे को पॉलिटिकल चंदे के रूप में व्हाइट करना आसान हो गया है। अब एक और रोचक बात बताती हूँ। देश में सितंबर 2021 तक 2,829 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। इन रजिस्टर्ड पार्टियों को मुख्य रूप से 2 हिस्से में बांटा गया है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी और अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। 97% यानी कि 97% अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां मुख्य तौर पर क्षेत्रीय और छोटे दल हैं। आलम तो यह है कि इन पार्टियों के पास कोई भी निश्चित चुनाव चिन्ह नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रजिस्टर्ड पार्टियां डोनेशन के जरिए चंदा लेने का हक रखती हैं। 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाले टॉप 3 दल देखिए। भाजपा, कुल चंदा 2,354 करोड़ रुपए, इसमें से 1,450 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला था। कांग्रेस 551 करोड़ रुपए, जिसमें से 383 करोड़ रुपए मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से। बीजेडी को 242 करोड़ रुपए का कुल चंदा मिला, जिसमें से 213 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप झोकर ने इलेक्टोरल बॉन्ड के लागू करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड को बजट में शामिल कर लोकसभा में पेश किया गया। बजट मनी बिल होता है, इसलिए राज्यसभा में इस बिल पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेसर जगदीप का ये भी मानना है कि सत्ता में बैठी पार्टी वित्त मंत्रालय के जरिए एसबीआई से चंदा देने वालों की पहचान हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं होगी। इसका इस्तेमाल सरकार अपने विपक्षियों को मिलने वाले चंदे को प्रभावित कर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करने और दबाने के लिए कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा बड़े दलों को मिलता है। राजनीतिक दलों को जब ज्यादा चंदा गुमनाम कॉरपोरेट से मिलता है तो इससे सरकार के फैसलों में कॉरपोरेट घरानों की दखल बढ़ जाती है। सरकार उनके फायदे के लिए फैसला लेती है और जिस वोट के जरिए आम आदमी उन दलों को चुनकर लाता है, उस वोट से होने वाले विकास ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो समझे आप कैसे पॉलिटिकल फंडिंग की काली दुनिया ने अपने पैर पसार लिए हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।